नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस अकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम लोग हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा जो टॉपिक हमारा चल रहा था, आज उसके अंदर ये वीडियो पार्ट या फिर हम कह सकते हैं क्लास हमारी 4th नंबर रहेगी। इससे पहले हम 3 क्लास पहले कर चुके हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल हम लोग है जो कि अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है पढ़ रहे थे, उसके अंदर है जो कि 2 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े थे और आज फिर नेक्स्ट सिद्धांत से चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वहाँ से शुरू करते हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट से समझने की कोशिश करें। जो भी अपन यहाँ पे बात करते हैं उसको अच्छे से समझे और साथ साथ नोट्स ही बनाते रहना है। ओके, अब लिखिए आप जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें 3 नंबर लगा के लिखे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया भाई, किसने दिया था? तो पहले समझने की कोशिश करें। पहले हेडिंग लगा दीजिए उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिपादक जो थे इसके डेविड सी मैक्लेलैंड थे। कौन थे? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डेविड सी मैक्लेलैंड। किसके द्वारा? डेविड सी मैक्लेलैंड के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। पहले एक बार समझने की कोशिश करें, फिर हम इसको लिखेंगे। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि क्या होती है आपको? अचीवमेंट। अभिप्रेरणा सिद्धांत है जो कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, या फिर ये जो सिद्धांत है वो डेविड सी मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया और इसके सहयोगी भी थे। कौन थे? एटकिंसन और होयंगा एवं होयंगा थे। सहयोगी के रूप में किसने कार्य किया था भाई? सहयोगी एक तो था एटकिंसन, एटकिंसन कॉमा लगा के, होयंगा होयंगा एवं होयंगा। इसमें ज्यादा होयंगा एवं होयंगा, आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है यहाँ से ना। होयंगा एवं होयंगा। एटकिंसन सहयोगी कौन थे? होयंगा एवं होयंगा और एटकिंसन, ये याद रखना है। और उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर है जो कि उपलब्धि अभिप्रेरणा से अभिप्राय क्या होता है, इसका अर्थ या फिर इसका मतलब क्या होता है कि जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उसको करने की जो प्रवृत्ति का विकास करती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा इसके अंदर किस प्रकृति को शामिल किया गया, यानी जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, चेतावनी या फिर हम कह सकते हैं जिसमें ज़्यादा चुनौती होती है या फिर हम कह सकते हैं कठिन होते हैं कि इसके अंदर थोड़ा करना असंभव लगता है, तो उनके अंदर जो ऐसा हम कह सकते हैं ऐसे कार्य होते हैं उनको करने की जो प्रवृत्ति का विकास करती है। कौन करते हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये व्यक्ति को किसी कार्य करने में विशिष्टता प्रदान करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका जो प्रतिपादक था मैक्लेलैंड। ये पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्लेलैंड आप केवल याद रख लेना कि इनके अनुसार बताया गया है कि यदि अगर उपलब्धि की आवश्यकता बनी रहती है, जब किसी व्यक्ति को कोई ना कोई चीज आवश्यक है, यानी उसको है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, उपलब्धि की आवश्यकता बनी रहती है, तब वह व्यक्ति क्या कर सकते हैं, यानी तो व्यक्ति जो उसकी उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रहती है, अन्यथा नहीं हो सकती। यानी इसे उपलब्धि क्या करनी है, व्यक्ति या फिर बच्चे को क्या हासिल करना है, ऐसा कुछ उसके मन में है ही नहीं, तो वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी इच्छा उसके प्रति है जो कि अनुकूल नहीं हो सकती।
ठीक है। अब जैसे कि आपको रहता है कि मेरे को व्याख्याता स्कूल व्याख्याता बनता है, तो ये आपको कुछ उपलब्ध करने के लिए हम कह सकते हैं जागृति उत्पन्न है, तब ही आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रहती है कि मेरे को इस वैकेंसी के अंदर फाइट हम कह सकते हैं सिलेक्शन लेना है, इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है। इसलिए आपको क्या है कि उस टारगेट की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं और उसी के अनुकूल आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आकांक्षा है, वो उसी के अनुकूल आपकी जो प्रबल इच्छा बनी रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं इसमें आप। अब क्या करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले थोड़ा और समझते हैं कि जो इसके सहयोगी थे, इस सिद्धांत को प्रतिपादित जो किया था मैक्लेलैंड, इसके सहयोगी थे एटकिंसन एवं होयंगा। तो एटकिंसन के अनुसार बताया गया है कि उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है वो व्यवहार की दिशा जो होती है, यानी जिस टारगेट को हम अचीव करते हैं, जिस उपलब्धि को हासिल करते हैं, और इसकी जो दिशा होती है उसमें और ज्यादा तीव्रता या निरंतरता बनाए रखती है। कौन रखती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा जिनके दो प्रकार दो कारक बताए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा दो कारकों पे निर्भर होती है। एक तो यह है कि सफलता, एक तो सफलता प्राप्त करने वाले कारक, एक तो सफलता प्राप्त करने वाले कारक, और दूसरी होती है असफलता से दूर रहने वाले कारक। मान लीजिए कोई बच्चा है जो समाज में, मान लीजिए कि वो ऐसा उनको लगता है कि एक तो हमें सफलता प्राप्त करनी है कैसे न कैसे करके, दूसरी बात ये सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो असफल लोग हैं, या फिर हम कह सकते हैं असफलता से भी हमें दूर रहना है, ताकि घर वाले या परिवार वाले कुछ हमें ऐसा नहीं बोले कि ये तुम असफल हो गए ना। तो मान लीजिए कि और जो बच्चे जितना अंक प्राप्त कर रहे हैं या फिर जिस प्रकार से है, कम से कम उनके पास बराबर तो रहे, तो मतलब एक तो होता है सबसे आगे बढ़ जाते हैं यानी सफलता प्राप्त करने वाले कारक, और दूसरे है कि असफलता से तो दूर ही रहना ही है। तो ये दो कारक इसमें है जो कि निर्भर रहते हैं, यानी उपलब्धि प्रेरकों के हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा जिसके दो कारकों, जो कि दो कारकों पर निर्भर करती है। फिर बात आती है उपलब्धि अभिप्रेरणा के परीक्षण के लिए एक तो मॉर्गन और मुरे, इन्होंने एक सिद्धांत यानी परीक्षण किया था। मॉर्गन व मुरे, मॉर्गन व मुरे द्वारा एक परीक्षण का प्रयोग किया गया। अभिप्रेरणा परीक्षण के लिए हम कह सकते हैं एक परीक्षण का प्रयोग किया गया, यानी इनके द्वारा प्रतिपादित एक परीक्षण किया गया था जिसका नाम है टाट, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टाट यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। चलो मैं लिख देता हूं, कौन सा था हिंदी में, देखो इन्होंने एक प्रतिपादक एक जो प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था, क्या था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टाट, TAT, सीधा टाट नहीं, TAT मान लीजिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या है एप्रिसिएशन? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन व मुरे ने है जो कि किया था। किसके लिए?
उपलब्धि अभिप्रेरणा के परीक्षण के लिए है जो कि किया था, इसकी जांच के लिए किया था, इसका टेस्ट किया गया। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि जिन छात्रों में उपलब्धि की आवश्यकता क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वे क्या करते हैं, ऐसे कार्यों के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो निश्चित है ये अभिप्रेरित होते हैं जिनमें क्या होता है कि सफल होने की पर्याप्त संभावनाएं रहती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए कोई बच्चा था, तो वो 10th क्लास में हम कह सकते हैं 96% या फिर अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो मान लीजिए सफल हुआ। और फिर क्या हुआ कि उसको लगा कि भाई मुझे कौन रोक सकता है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा करके। और फिर क्या करता है वो अपने आप में मान लीजिए कुछ ईगो पैदा कर लेता है, तो हो क्या जाता है, अपने आप में कुछ अहम पाल लेता है कि मुझे सब कुछ आता है। फिर इस प्रकार से वो क्या करता है, धीरे धीरे असफल हो जाता है। जब वह सफल हुआ तो उसको ये लगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो वापस से असफल हो जाता है। क्या होता है, मान लीजिए असफल होता है, और फिर असफल होता है तो वह क्या करता है, फिर से सफल होने के बारे में जो हम कह सकते हैं प्रयास करता है, अपना प्रयास, फिर से सफलता यानी उपलब्धि की फिर से उसको आवश्यकता होती है। जब वापस से असफल हुआ तो फिर से है जो कि उपलब्धि की आवश्यकता होती है, तो वह क्या करता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से प्रयास करता है, तो उसको खुद को लगता है कि मैं कर सकता हूं, और वाकायदा वो बच्चा कर सकता है। यानी हम बात कर सकते हैं जिन छात्रों ने उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है, तो वह ऐसे कार्यों के लिए अभिप्रेरित होते हैं जिनमें सफल होने की पर्याप्त संभावनाएं रहती है। अब ये 10th में इतने % बनाया, तो फिर असफल हुआ, फिर इसके अंदर फिर से सफल होने की संभावना 100% रहती है। ये बंदा अपने आप में लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और ये जब पढ़ता है तो कर सकता है, क्योंकि 10th में इसने मेरिट लाए और फिर इसने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी कि मैं उससे है जो कि कर सकता हूँ। लेकिन असफल हुआ तो फिर इसने वापस पढ़ाई शुरू करी, और है जो कि फिर ये सफल हो सकता है, संभावना होती है, और बिल्कुल ये सफल होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। समझ में आ गया ना? अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कहीं भी भी समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। हेडिंग लगा दी थी ना? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अब लिखो इसका प्रतिपादक। प्रतिपादक डेविड सी मैक्लीलैंड। डेविड सी मैक्लीलैंड। सहयोगी के रूप में लिखो एटकिंसन, होयंगा एवं होयंगा। सहयोगी डेविड सी मैक्लीलैंड के सहयोगकर्ता कौन थे? एटकिंसन, वह होयंगा एवं होयंगा। होयंगा एवं होयंगा। फिर लिखो उपलब्धि अभिप्रेरणा से अभिप्राय है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए
प्रवृत्ति जो होती है उसका विकास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है चुनौतीपूर्ण कार्य की प्रवृत्ति, उसका विकास करती है। कौन करती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य या अभिप्राय है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करती है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति में विकास करती है। कौन करती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। फिर इसमें लिखो आप, ये व्यक्ति को किसी कार्य को करने की विशिष्टता प्रदान करती है। ये व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने की विशिष्टता प्रदान करती है। ये व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने की विशिष्टता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें लिखो फटाफट से ये जो भी हम लोगों ने बात की है, पहले लिखो इतना। लिख दिया क्या? फिर एक लाइन और लिखो। चलो मैं बोल रहा हूं यहां तक, अगर लिख लिया तो एक लाइन और लिखो कि मैक्लेलैंड के अनुसार, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डेविड सी मैक्लेलैंड के अनुसार उपलब्धि की आवश्यकता बनी रहती है, यानी बनी रहती है तो उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, प्रबल इच्छा भी होती है। चलो मैं लिख रहा हूं, मैक्लेलैंड के अनुसार उपलब्धि की आवश्यकता होती है, उपलब्धि की आवश्यकता होती है तो उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी होती है। लिखिए, मैक्लेलैंड के अनुसार उपलब्धि की आवश्यकता बनी होती है तो उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी होती है, भी रहती है या फिर होती है, भी होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसी के अंदर, लिखो एटकिंसन के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यवहार की दिशा, तीव्रता व निरंतरता बनाए रखती है। एटकिंसन के अनुसार
एटकिंसन के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यवहार, उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यवहार में दिशा, तीव्रता व निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है, फिर लिखो उपलब्धि अभिप्रेरणा के दो कारक बताए गए हैं, या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा दो कारकों पर निर्भर होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा दो कारकों पर निर्भर होती है। एक तो सफलता प्राप्त करना, दूसरा असफलता से दूर रहना। लिखिए, एक नंबर सफलता प्राप्त करना, सफलता, दो कारक कौन से हो गए? सफलता प्राप्त करने वाले कारक, दूसरा असफलता से दूर रहने वाले कारक। असफलता से दूर रहने वाले कारक। सफलता और असफलता दोनों आगे इसमें, ये लिख लिया होगा। चलो अब लिख लो, ये सफलता प्राप्त करने वाले कारक, दूसरा असफलता से दूर रहने वाले कारक। लिख लिया? चलो लिखो। लिख दिया? चलो अब लिखो उपलब्धि अभिप्रेरणा के परीक्षण के लिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा के परीक्षण के लिए मार्गन व मूरे द्वारा कौन सा परीक्षण प्रयोग किया गया भाई? मार्गन व मूरे द्वारा प्रासंगिक, मार्गन व मूरे द्वारा हम कह सकते हैं प्रतिपादित, द्वारा प्रतिपादित कौन सा जो सिद्धांत था? TAT, हिंदी में लिखो पहले, या फिर चलो हिंदी में लिखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या फिर ऑब्लिक करके, यानी TAT इसका जो पूरा नाम है थीमेटिक, THEMATIC थीमेटिक एप्रेसेप्शन,
APP एप्रिसिएशन टेस्ट, परीक्षण का प्रतिपादन किया गया। यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा के परीक्षण के लिए मॉर्गन व मूरे के द्वारा प्रतिपादक TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का हम कह सकते हैं प्रयोग किया गया, परीक्षण का टेस्ट का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। ये अंग्रेजी वाला नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे TAT और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है आपको। वैसे मैंने एक बार आपको बता दिया तो थोड़ा फुल फॉर्म अगर ऐसे आ भी जाए तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। अब लिखो कि जिन छात्रों ने उपलब्धि की आवश्यकता, जिन छात्रों में उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है वे ऐसे कार्य वे क्या करते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं जिनमें सफलता होने की पर्याप्त संभावना पाई जाती है। जिन छात्रों में उपलब्धि जिन छात्रों में या फिर ऐसे छात्रों में उपलब्धि यानी जिन छात्रों में क्या होती है कि जो उपलब्धि की आवश्यकता यानी कुछ हासिल करने की उनके मन में कुछ रहता है तभी तो वो कर पाते हैं ना। यानी जिन छात्रों में उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है वे ऐसे कार्य करते हैं और उनसे क्या है कि वो कार्य करने के लिए अभिप्रेरित वह होते हैं और उनको संभावना भी होती है कि हम सफल हो सकते हैं। तो अपनी भाषा में नॉर्मल में लिख सकते हैं कि जिन छात्रों में उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है वे ऐसे कार्य के लिए अभिप्रेरित होते हैं। जिन छात्रों में उपलब्धि की आवश्यकताएं अधिक होती है वे ऐसे कार्यों के लिए अभिप्रेरित होते हैं, के लिए अभिप्रेरित होते हैं और वह लिखे सफल और उनके सफलता होने की हम कह सकते हैं पूरी की पूरी संभावना है जो कि दिखाई उनको देती है, जिनमें सफल होने की पर्याप्त संभावना दिखाई देती है। यहाँ लिखिए जिनमें सफल होने की पूरी संभावना होती है, जिनमें सफल होने की पूरी संभावना या पर्याप्त संभावनाएं होती है। ठीक है, फिर एक वो एग्जाम्पल लिख दीजिए जो मैंने कहा था कि बच्चा पहले मेरिट में आता है फिर असफल फिर वापस से उपलब्धि की आवश्यकता। लिखे जैसे छात्र मेरिट में आया, जैसे छात्र मेरिट में आया तो क्या हुआ, सफल। फिर क्या हुआ, फिर असफल, फिर वो क्या हुआ, असफल हुआ। तो उसके बाद में फिर से उसको उपलब्धि की आवश्यकता पड़ी। भाई पड़ी कि नहीं पड़ी, उपलब्धि की आवश्यकता। लिख दिया कि यहां तक असफल, उपलब्धि की आवश्यकता।
छात्र पहले मेरिट में आया यानी सफल हुआ, फिर असफल हुआ, फिर वापस से उसको है जो कि उपलब्धि की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ गया? तो ये हमारा तीसरा जो सिद्धांत था वो भी पूर्ण हो जाता है। क्या था? उपलब्धि अभिप्रेरणा। प्रतिपादक डेविड सी मैक्लेलैंड, अटकिंसन, होयंगे एवं होयंगे इसके सहयोगी थे, और फिर हम हेल्पर के रूप में बात कर सकते हैं। और उपलब्धि अभिप्रेरणा से अभिप्राय है कि चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उसमें ये जो अभिप्रेरणा है, ये जो सिद्धांत है उसकी कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उनकी प्रवृत्ति में विकास करती है, सहायता प्रदान करती है, कह दीजिए। ये व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए क्या करती है? विशिष्टता प्रदान करती है, उसकी सहायता करती है, उसकी हेल्प करती है। और फिर बात करते हैं एटकिंसन के अनुसार, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा जो उसका व्यवहार होता है, उसकी दिशा होती है, उसमें है जो कि तीव्रता या निरंतरता जारी रखती है। मैक्लेलैंड के अनुसार उपलब्धि की आवश्यकता बनी होती है तो क्या करते हैं कि यानी उपलब्धि प्राप्त करने की उसकी इच्छा प्रबल रहती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा दो कारक होते हैं, एक तो ये है कि हमेशा सफलता पाने वाले कारक यानी सफलता प्राप्त करने वाले कारक, और दूसरा है असफलता से दूर होने वाले कारक, असफलता से बचने वाले कारक। प्रतिपादक यानी इसके बाद में यहाँ एक मैं नीचे ले लिया, हाँ, उपलब्धि अभिप्रेरणा के परीक्षण के लिए मार्गन और मूर्य नामक दो विद्वान थे। उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, या फिर परीक्षण की बात करें, परीक्षण प्रतिपादित किया जिसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसके लिए प्रतिपादित किया गया? ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो परीक्षण करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, TAT जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। और फिर बात करते हैं जिन छात्रों में उपलब्धि की आवश्यकता अधिक होती है तो वो क्या है कि निरंतर अपने कह सकते हैं उपलब्धि की आवश्यकता और अच्छे से मेहनत करते हैं, तो क्या होता है कि अभिप्रेरित होते हैं जिनमें सफल होने की पर्याप्त संभावनाएं रहती है। जैसे कि छात्र पहले मेरिट के अंदर आया, फिर असफल हुआ, फिर से उसको अंदर है जो कि उपलब्धि की आवश्यकता है, और फिर वह उसके अंदर पूर्णतः संभावना रहती है और वो क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। ठीक है, अब लिखो आप 4 नंबर लगा के, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत लिखो 4 नंबर लगा के। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, अब इसके अन्य नामों की बात करें, यानी इसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रतिपादित किसने किया था ये सिद्धांत? अब्राहम मैस्लो इसके पादक कहलाते हैं, और इसे हम कह सकते हैं मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, और आवश्यकताओं का क्रमिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। लिखते हैं चलो, आवश्यकता का क्रमिक सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत, इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, और आवश्यकता का क्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आवश्यकता का क्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब हम आगे आवश्यकता का क्रम के रूप में पढ़ेंगे, सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिपादक का नाम लिख दो इसमें, प्रतिपादक मैस्लो, सीधा लिख दो ना, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। चलो लिखवा देता हूं, अब्राहम मैस्लो। ये कौन है? इसके प्रतिपादक है। यानी आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? मानवतावादी सिद्धांत से भी जाना जाता है, इसको मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है।
इसे मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए इसके। 5वां आवश्यकता खुद। तो 5 तो इसके अन्य नाम है। अब आप क्या करते हैं, एक डायग्राम बना के हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है शारीरिक आवश्यकता। इस सिद्धांत को पढ़ते हैं अच्छे से। क्या हो गया पता नहीं। चलो लिखो पहले यहाँ तक, फिर हम एक सारणी बना के पढ़ते हैं उसको एक अच्छे से। आवश्यकता के सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें पहले आवश्यकता सिद्धांत आता है, नीचे से ऊपर की तरफ ये क्रम चलता है। पहले आवश्यकता का सिद्धांत आता है, फिर आता है सुरक्षा का सिद्धांत, फिर स्नेह व समानता की आवश्यकता आती है, फिर सम्मान की आवश्यकता आती है, फिर आता है अंत में आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग है जो कि अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले लिखो जो भी हम लोगों ने अभी बोर्ड पे जो लिखा है। लिखो पहले ये 5 नाम लिख लो इसके। लिख लिया? चलो अब लिखो, एक सारणी बनानी है अपन को। पांच भाग हो गए। ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। 5 नंबर पहले आता है शारीरिक आवश्यकता। क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता, फिर आती है स्नेह व समानता की आवश्यकता, उसके बाद में आता है सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो पहले लिखो इसमें शारीरिक आवश्यकता, फिर इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। लिखो पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर लिखो सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की फिर लिखो स्नेह व संबंधता की आवश्यकता, की आवश्यकता, लिख दिया। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह व संबंधता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, लिख दिया 5 नाम। इस प्रकार से पहले एक डायग्राम बनाओ और ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह व संबंधता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, उसके बाद में आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये इस प्रकार से क्रम इसका चलता है। कौन सा सिद्धांत है ये? मांग पूर्ति सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं आवश्यकताओं का क्रमिक सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, मानवतावादी सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, और आवश्यकता
पदानुक्रम सिद्धांत इसका मूल नाम माना जाता है, प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी पहले समझाऊं मैं आपको कि शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी होती है। इसमें जो भोजन है, पानी है, निद्रा, काम, विश्राम, ये क्या है? आपकी शारीरिक आवश्यकता, आपके शरीर की आवश्यकता। पहला सुख निरोगी काया, है ना। पहला सुख क्या है? आपका काया का मतलब शरीर होता है। पहला जो सुख क्या होता है कि जब आपका शरीर सुखी है तो सभी सुखी है। पहला सुख ये चाहिए आपको। गाड़ी बंगला ये सब कोई नहीं देखेगा, पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। क्या आपको टाइम से रोटी मिल रही है या नहीं, तो ये बात इसमें आती है। ठीक है, ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता मानी जाती है, शारीरिक आवश्यकता। तो इसमें लिखो निम्न स्तर की आवश्यकता। ये कौन सी है? निम्न स्तर। निम्न स्तर की आवश्यकता। और ये उच्च स्तर की आवश्यकता, बौद्धिक आवश्यकता, बौद्धिक स्तर। या कह सकते हैं बौद्धिक स्तर की आवश्यकता। ठीक है, बाकी इसको मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा। और शारीरिक ये दोनों व्यक्तिगत है। शारीरिक आवश्यकता निम्न स्तर की आवश्यकता हो गई, और आत्मसिद्धि की आवश्यकता उच्च स्तर की, और बौद्धिक आवश्यकता हो गई। सुरक्षा आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता ये दोनों व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। ठीक है, और सम्मान एवं स्नेह ये दोनों सामाजिक आवश्यकताएं हैं। सामाजिक आवश्यकताएं ये बौद्धिक और उच्च स्तर की। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अब क्या करते हैं समझते हैं। पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा अपने पेट के लिए। मान लीजिए कोई भिखारी या फिर कोई बाहर रोड पे घूमता कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, जैसे आपके पास आया और उसने खाना आपसे मांगा तो आपने खाना दे दिया, तो वो क्या करेगा, पहले अपने शरीर की पूर्ति शारीरिक, यानी पहले वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, सुरक्षा वगैरह पहले नहीं मांगेगा। ये दूसरी स्टेज है। पहले आपसे वो खाना अगर मांगेगा तो आपने अगर खाना दे दिया तो अब उसका शरीर एक बार स्वस्थ है। फिर वह सोच सकता है, वह आपको पूछेगा कि क्या मुझे कल आप खाना दे दोगे, तो वो क्या होगी उसकी सुरक्षा, कि रोज मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा। तुरंत पहले शारीरिक आवश्यकता, जब पहले आपसे उन्होंने खाना मांगा और आपने उनको खाना दिया, फिर उसने खाने के बाद में जब पेट की पूर्ति हुई, आवश्यकता जो शारीरिक आवश्यकता एक बार की पूरी हो गई, तो उसने कहा कि कल क्या इसी टाइम मेरे को खाना मिल जाएगा, तो आपने कहा नहीं। या फिर आपने कहा कि एक कोई मंदिर है, भंडारा वहाँ पे चलता है, या फिर सीधा मान लीजिए कि कोई मंदिर है, वहाँ पे रोज लोगों को वहाँ पे खाना खिलाया जाता है, तो आप वहाँ जाना और खाना रोज खा लेना। तो उसको लगा कि हाँ भाई तो ये अच्छी बात है, वो वहाँ पे गया, तो फिर क्या हुआ, रोज रोज खाना उसको मिलना शुरू हो गया, यानी उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने लग गई। फिर क्या किया उसने, सुरक्षा की आवश्यकता ये भी पूरी हो गई कि हमारे शरीर की सुरक्षा अब हो सकती है, अच्छे से मेरे को रोज खाना मिल जाएगा। फिर यानी आवश्यकता पूरी हुई शरीर की, तो सुरक्षा की आवश्यकता की हम कह सकते हैं जरूरत पड़ी। ये सुरक्षा की आवश्यकता जब पूरी हुई तो उसको लगा यार रोज यहाँ पे खाना खाते, थोड़ा बहुत स्नेह और मिल जाए, थोड़ा बहुत स्नेह मिले, इधर उधर संबंधता बने, इज्जत हो, तो और ही अच्छी बात है। तो फिर धीरे धीरे उसको लगा कि यार खाना तो मिल रहा है, क्यों नहीं मेरे को सम्मान जो स्नेह प्रदान किया जाए, कि ये जो मंदिर में बाबा जी बैठे हैं ये मेरे को कहें आओ खाना खाओ बैठो, मतलब इस प्रकार से स्नेह मेरे साथ में अच्छे से स्नेह से बातें करे, इस प्रकार से उनको लगा, क्योंकि इसकी ये आवश्यकता पूर्ति हो गई है, सुरक्षा की आवश्यकता, रोज खाना मिल रहा है। फिर क्या करता है, इसको धीरे धीरे स्नेह मिलने लगा, संबंधता एक दूसरों से जुड़ गई और इससे अच्छे से बातें करने लगे, मतलब इसका एकजुट हो गया। ठीक है, यानी इसके संबंध उन लोगों से बन गया। फिर ये आवश्यकता भी पूरी हुई तो उनको लगा यार थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि
थोड़ा बहुत यार बाजोट वगैरह लगा के, थोड़ा फूल वूल बिछा के, थोड़ा पंखा वंखा चलाए यार, अच्छे अच्छे मतलब अलग अलग कटोरियों में हमारे लिए कह सकते हैं खाना मिले, फ्रूट्स अलग मिले, सलाद अलग मिले। तो ये क्या है, उसने सोचा कि भाई थोड़ा सम्मान मिले, क्योंकि इसकी ये जो उससे नीचे की जो स्टेज जो आवश्यकता थी ये पूर्ति हो गई है, इसलिए ये आगे की सोच रहा है। यहाँ से डायरेक्ट इसके नहीं सोच सकता, लेकिन ये इसकी पूर्ति हुई तो इसके बारे में सोचा। अब सम्मान भी इसको मिलने लगा अच्छे से, यानी आवश्यकता रोज रोटी मिल रही है, सुरक्षा कोई दिक्कत नहीं है, स्नेह इसको मिल रहा है, सम्मान भी मिलने लग गया, यानी उसको बैठने से पहले वहाँ पे अच्छे से कारपेट वगैरह लगा दिया गया, पानी की गिलास रख दिए गए, और हम कह सकते हैं फिल्टर पानी उसको वहाँ मिलता है। और उसको जब खाना खिलाते हैं तो 4-5 लोग उसके आसपास में बैठ जाते हैं, खाओ खाओ ये खाओ, पूछते रहते हैं ना। तो ये क्या है, उसको सम्मान मिलने लग गया वहाँ पे हर एक चीज़ का। 2-4 लोग तो उनके एनी टाइम उसके पास रहने लग गए, है ना, और हवा डालने वाले ऐसे कह सकते हैं। तो फिर क्या होता है, उसको आत्मसिद्धि, अंतिम क्या होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये तो आपको समझ में आ गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करें कि शारीरिक आवश्यकता जो निम्न स्तर की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक, ये दोनों व्यक्तिगत है। स्नेह और सम्मान की आवश्यकता दोनों सामाजिक आवश्यकता कहलाती है। और आपके आत्मसिद्धि की आवश्यकता बौद्धिक आवश्यकता, या फिर हम कह सकते हैं उच्च स्तर की आवश्यकता कहलाती है। इसके अंदर आत्मसिद्धि, इसके अंदर बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए, यानी आपको सम्मान मिलने के लग गया, फिर आपके अंदर बुद्धि की डेवलपमेंट हुई, और फिर आपके जो आवश्यकता है वो उच्च स्तर की आवश्यकता कहलाती है। अब समझते हैं इसके बारे में। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि जो खाना पीना, जो भोजन है, पानी है, काम, निंद्रा, ये सभी इसके अंदर आते हैं शारीरिक आवश्यकता के अंदर। फिर आता है सुरक्षा की आवश्यकता, जो है इसमें आता है जो स्थायित्व होता है, विश्राम, व्यवस्था आदि की आवश्यकता। विश्राम करते हैं यानी व्यवस्था, जो विश्राम करते हैं तो आपके लिए गद्दे वगैरह लगा के, अच्छे फॉर्म वगैरह लगा के, और आपको है जो कि व्यवस्था की जाती है, तो आपके शरीर की अच्छे से सुरक्षा की जा रही है, ना कि आप कोई रोड पे सो रहे हैं ना। तो फिर बात आती है स्नेह की आवश्यकता। स्नेह जैसे कि बात करें तो आपसे आपको प्रेम मिले, वहाँ से कुछ सहयोग मिले, संबंध मिले, आपकी अच्छे से पहचान हो जाए, तो वह क्या कहलाते हैं, आपके स्नेह की आवश्यकता होती है। फिर आती है सम्मान की आवश्यकता। तो सम्मान की आवश्यकता जिसमें आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में वहाँ पे पूजा जाए, यानी आपको प्रतिष्ठा हो, आपकी सफलता वहाँ पे हो, सम्मान हो आपका। तो ये आदि जो आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता कहलाती है। और अंतिम है जो कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। इसमें आत्मज्ञान है, आप वहाँ फिर लोगों को प्रवचन देंगे अच्छे से, क्यों किस लिए दे सकते हैं, क्योंकि आपकी 3-4 स्तर की जो आवश्यकता थी वो पूर्ति हो गई। अब आपके अंदर ज्ञान का डेवलप हो गया है, ज्ञान का विकास हो गया है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यानी तभी इसको बौद्धिक आवश्यकता कहा जाता है। आपके अंदर बुद्धि आ गई है, और अब आप क्या कर सकते हैं, उस मंदिर के अंदर जो भी साधु संत महात्मा है, जो हम कह सकते हैं थोड़ा आपका जूनियर, उन सभी को अच्छे से आप प्रवचन दे सकते हैं। तो आपकी ये आवश्यकता इस स्टेज तक आप लोग हैं जो कि पहुंच चुके हैं, जिसमें आपका आत्मानुभूति आदि या फिर आत्मज्ञान की आवश्यकता ये इसमें शामिल हो जाती है। फिर इसकी बात करते हैं, मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ये 2 व्यक्तिगत हैं और आवश्यकता शारीरिक है जो निम्न स्तर की है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ये लिखो पहले इतना, फिर एक एक को करके मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा। पहले लिखो फटाफट से, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अच्छे से टाइम लिए, और यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। जो यहाँ से बना भी था उसके बारे में मैं बात करूंगा। सीधा इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है, या पूछ सकते हैं कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। ऑप्शन मिल सकता है उच्च स्तर की या फिर बौद्धिक स्तर की। तो वहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा। सेम ऐसा बना लो पहले ना।
दोबारा लिखूं किसको? इसको बौद्धिक आवश्यकता भी कहते हैं। ठीक है, बना लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके इनको पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने ये साथ में लिखवा दिया व्यक्तिगत, और फिर मैं आपको एक एक करके अच्छे से लिखवा भी देता हूँ, इसके एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ। तो फिर लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो आप, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक इसके अंदर वैसे समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो शारीरिक आवश्यकता, जैसे भोजन पानी काम, इसमें भोजन पानी काम विश्राम आदि, इसमें भोजन पानी काम निद्रा विश्राम आदि। ठीक है, फिर एक लाइन लिखो इसमें, ये निम्न स्तर की आवश्यकता है। शारीरिक है ना, यह निम्न स्तर की आवश्यकता है, स्तर की आवश्यकता है। और व्यक्तिगत भी है, लेकिन व्यक्तिगत में दोनों को साथ में जोड़ते हैं। कौन कौन सी को? वो वैसे मैं मुख्य तथ्य आपको लिखवाऊंगा, मुख्य बिंदु उसमें लिखवा दूंगा एक बार। एक तो शारीरिक और एक सुरक्षा, ये दोनों व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत आवश्यकता है। फिर 2 नंबर मुख्य तथ्य में आपको एक एक लाइन लिखवा दूंगा सभी की ना। तो फिर लिखो शारीरिक के बाद में सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, इसमें डैश करके लिखो सुरक्षा की आवश्यकता। समझ लिया था हम लोगों ने, यानी इसमें स्थायित्व, विश्राम, स्थायित्व व विश्राम है, जैसे व्यवस्था आदि की आवश्यकता होती है। इसमें स्थायित्व, जैसे कि आप जहाँ भी विश्राम करते हैं तो वो एक तरह की स्थायी जगह आपका जो हो, तो वो आपको क्या है, सुरक्षा मिल रही है। इसमें स्थायित्व व विश्राम, इसमें स्थायित्व व विश्राम व्यवस्था की आवश्यकता। आदि। ठीक है, फिर 3 नंबर लगा के लिखो स्नेह व संबंधता की आवश्यकता, स्नेह व संबंधता की, स्नेह व संबंधता की आवश्यकता। इसमें 1 नंबर लगा के स्नेह लिखो, इसमें स्नेह, प्रेम, पहचान, ठीक है। इसमें स्नेह, प्रेम, सफलता, सम्मान नहीं, जो हम कह सकते हैं सहयोग वगैरह ना, तो इसमें होगा आपका स्नेह है, प्रेम है, पहचान है और आपके सहयोग है,
संबंध है किसी के साथ, क्या है, सहयोग है ना, आदि। लिख दिया 3। 4 नंबर लगा के लिखो चौथा, सम्मान की आवश्यकता, प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान आदि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, इसमें क्या होगा, प्रतिष्ठित जो व्यक्ति उसको माना जाए, प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान, यानी उसको सम्मान मिले, उसको अच्छे से इज्जत मिले, इस प्रकार की आवश्यकता इसमें आती है, आदि आवश्यकताएं आती है। ठीक है, पांच नंबर लिखो, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, इसमें लिखो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, कमा, आत्मानुभूति आदि आवश्यकता आती है, आत्मानुभूति आदि आवश्यकताएं आती है। ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसके मुख्य बिंदु जो मैंने बताए थे दो दो करके, जैसे कि उसको लिखा था, जैसे व्यक्तिगत है और है ना, तो वो लिख देते हैं एक एक करके। लिखो पहले यहाँ तक, फिर एक हेडिंग लिखो मुख्य बिंदु, जिसमें शारीरिक आवश्यकता को अलग से लिखते हैं, और फिर उच्च स्तर की जो आवश्यकता है, उच्च स्तर की आत्मसिद्धि की आवश्यकता, उसको लिखते हैं। ठीक है, पहले लिखो इसको। लिख लिया। अब लिखो मुख्य बिंदु या प्रमुख बिंदु लिखो। मुख्य बिंदु, क्या हो गया आज आते हैं पता नहीं। चलो हेडिंग लगा दी, मुख्य बिंदु। अब वैसे नंबर लगा के लिखो, नहीं तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर लगा के लिखो शारीरिक, शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकता निम्न स्तर की आवश्यकता है, निम्न
स्तर की आवश्यकता है। लिख दिया। फिर लिखो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा। शारीरिक, मैं सीधा लिख रहा हूँ शारीरिक, चलो इसमें लिख देता हूँ शारीरिक आवश्यकता व सुरक्षा की आवश्यकता, व सुरक्षा आवश्यकता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना, दोनों व्यक्तिगत आवश्यकता है। व्यक्तिगत आवश्यकता है। ठीक। फिर 3 नंबर लिखो स्नेह व समानता की आवश्यकता। स्नेह, समानता व सम्मान की आवश्यकता सामाजिक है। स्नेह व समानता 3 नंबर, और 4 नंबर स्नेह, समानता और सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता सामाजिक आवश्यकता है। स्नेह व सम्मान कहाँ से मिल सकता है? समाज से मिल सकता है। सामाजिक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक से अधिक होगी। ठीक है। फिर लिखो आत्मसिद्धि की आवश्यकता कैसी है? बौद्धिक कहो या फिर उच्च स्तर की कहो। आत्मसिद्धि की आवश्यकता बौद्धिक आवश्यकता या लिखो उच्च स्तर की आवश्यकता है। उच्च स्तर की आवश्यकता है या फिर कहलाती है उच्च स्तर की आवश्यकता है। ठीक है। अब ये लिख लो मुख्य बिंदु, बस 4 लाइन लिखने हैं जो मैंने बता दिया आपको कि निम्न स्तर की आवश्यकता कहलाती है शारीरिक, और आत्मसिद्धि उच्च स्तर की या फिर बौद्धिक स्तर की कहलाती है। और फिर शारीरिक और सुरक्षा, इन दोनों को मिला के, यानी शारीरिक प्रथम जो हो गई स्टेज, सेकंड सुरक्षा, इन दोनों को व्यक्तिगत कहा जाता है। और 3 नंबर स्नेह, समानता और सम्मान की आवश्यकता, इनको सामाजिक आवश्यकता कहा जाता है। और चौथी ये हो गई आपकी आत्मसिद्धि की। और ये क्रम नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, तो लिखो फटाफट से। फिर इसी के अनुसार 1-2 लाइन और लिखते हैं। वैसे आपको अच्छे से याद हो गया, और एक ट्रिक भी बनाई थी, यानी मेस्लो ने आत्मसिद्धि जो 5वें नंबर की जो आवश्यकता थी, लास्ट अंतिम जो हम कह सकते हैं, मेस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि का जो अभिप्राय ये बताया गया है कि व्यक्ति इसमें क्या करता है, व्यक्ति जो होता है वो अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करके अपना विकास करता है। किसने कहा है? मेस्लो ने। तो मेस्लो के अनुसार जो एक हम क्या करते हैं, जो ये आवश्यकताएं हैं 5 प्रकार की, इनको क्या करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं कि मेस्लो ने शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह व सम्मान के साथ आत्मसिद्धि की। ये ट्रिक हम लिखते हैं एक। चलो लिखो। मेस्लो ने आत्मसिद्धि का अभिप्राय बताया है कि इसमें व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करके विकास कर सकता है। मेस्लो ने आत्मसिद्धि से अभिप्राय
बताया है कि व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करके व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं का विकास करके क्षमताओं की पहचान करके अपना विकास कर सकते हैं। क्षमताओं की पहचान करके अपना विकास कर सकता है। किसने कहा है? मेस्लो ने कहा है, विकास कर सकता है। अब उन पांचों को याद करने की एक आपको ट्रिक बना दूं, जो मैंने यूज़ नहीं की है वैसे अच्छे से। वैसे आप 2-3 बार अगर पढ़ोगे, उनको समझोगे तो याद हो जाएगा। मेस्लो ने शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह व संबंध के साथ आत्मसिद्धि की। लिखो, मेस्लो ने शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह व सम्मान के साथ आत्मसिद्धि की। सम्मान के साथ आत्मसिद्धि की। मेस्लो ने, ठीक है, शरीर, पहली हो गई शारीरिक, दूसरी हो गई सुरक्षा, तीसरी स्नेह आवश्यकता, और चौथी हो गई सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी हो गई आत्मसिद्धि आवश्यकता। याद हो गया? मेस्लो ने शरीर की सुरक्षा के लिए स्नेह व सम्मान के साथ आत्मसिद्धि की। ये ट्रिक है इसकी, देख लो अच्छे से इसको। लिख लो। फिर हम क्या करते हैं, यानी मोटिवेशन का जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और कुछ रहे हैं अन्य सिद्धांत करके कुछ पढ़ लेते हैं। ये अन्य सिद्धांत जो बाकी रहे हैं वो कल पढ़ेंगे। यानी आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।